दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में जबरदस्त बात कर दी है। ऐसी बात जिसको सुनकर बीजेपी और आरएसएस के लोग वाकई में छटपटा जाएंगे। दोस्तों, कल टेक्सास में जिस तरह से छात्रों के बीच राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जबरदस्त हमला बोला, कई सवाल खड़े किए, उसके बाद से सारे टीवी चैनल्स पर राहुल गांधी ही छाए हुए हैं। तमाम बीजेपी के प्रवक्ता उन्हें राष्ट्र विरोधी घोषित कर चुके हैं। यहां तक कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और मोदी सरकार के वरिष्ठ मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तक उन्हें देश विरोधी की उपाधि दे दी, देश विरोधी साबित कर दिया, देश विरोधी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर दिया उनके लिए। लेकिन अब जो राहुल गांधी ने बात बोली है, वो भी अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में, वो तो किसी भी हाल में बीजेपी वालों को अच्छी नहीं लगेगी। दोस्तों, राहुल गांधी ने वो बात बोली है जो चर्चा पूरे लोकसभा चुनाव में थी। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को लपेट दिया है। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी ने बहुत बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि निर्वाचन आयोग यानी कि चुनाव आयोग को निशाने पर लेते हुए राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग वही कर रहा था जो वो यानी कि बीजेपी चाहते थे, अब मोदी चाहते थे। पूरा जो चुनाव का अभियान था इस तरह से डिजाइन किया गया था कि नरेंद्र मोदी देश भर में अपना काम कर सके। जिस राज्य में वो वीक थे, जिस राज्य में उनका जनाधार कम था, वहाँ ज़्यादा वक्त दिया गया। जिस राज्य में वो यानी कि बीजेपी कमज़ोर थी, वहाँ अलग तरह से चुनाव का कैंपेन डिज़ाइन किया गया, और जहाँ पर वो मजबूत थे वहाँ अलग तरह से चुनाव का कैंपेन डिज़ाइन किया गया। मैं इसे स्वतंत्र चुनाव के रूप में नहीं देखता, मैं इसे नियंत्रित चुनाव के रूप में देखता हूँ। और अगर ऐसा ना होता तो किसी भी हाल में बीजेपी की इतनी सीटें नहीं आती, ये तक कह दिया राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में कहा कि निष्पक्ष चुनाव होते तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी 246 पर 246 पर आकर रुकती। यही नहीं दोस्तों, राहुल गांधी क्योंकि जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी के छात्रों के बीच संवाद कर रहे थे, उनसे बात कर रहे थे, तो उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव से पहले हम इस बात पर बार बार जोर दे रहे थे, बार बार लोगों को कह रहे थे कि देखिए संसाधनों पर सरकार ने कब्जा कर लिया है, एक पार्टी ने, एक सरकार ने तमाम जितनी भी एजेंसियां हैं उन पर कब्जा कर लिया। तो लोग इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, लोग इसको स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, लोग समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन जब मैंने अपने हाथ में संविधान की किताब ली तब लोगों में बदलाव आया, और वो बदलाव लोकसभा चुनाव के नतीजों में देखने को मिला। बहुत सी बातें यहाँ पर राहुल गांधी ने बोली दोस्तों, लेकिन जो बात चुनाव आयोग को लेकर बोली है, आप मानकर चलिए आज पूरा दिन इसी मुद्दे को लेकर जबरदस्त तरीके से बवाल मचेगा। दोस्तों, कल से लेकर अब तक राहुल गांधी की अमेरिका में बोली हुई बातों को लेकर खूब चर्चा हुई है, और गोदी मीडिया खासतौर पर इस बात पर जोर दे रहा है कि देखिए राहुल गांधी ने विदेश में जाकर ये बात बोल दी, वो बात बोल दी। मैं तमाम लोगों को ये जवाब देना चाहती हूँ कि वो ये क्यों भूल जाते हैं कि राहुल गांधी कोई सरकार के प्रवक्ता के तौर पर वहां पर नहीं गए, सरकार का प्रतिनिधिमंडल नहीं है राहुल गांधी। दोस्तों, राहुल गांधी अमेरिका में लोकसभा में नेता विपक्ष के पद पर गए हैं, और राहुल गांधी वहां पर कांग्रेस के जितने भी प्रोग्राम्स हैं, वो जो ओवरसीज कांग्रेस है, विदेश में कांग्रेस के संगठन सक्रिय हैं, उनके द्वारा आयोजित कार्यक्रम है। वैसे जैसे मोदी जी विदेश में जाते हैं तो भारतीय जो मोदी मोदी के नारे लगाते हैं, वहाँ जो भारतीय समुदाय को जब मोदी जी संबोधित करते हैं, वो कार्यक्रम भी एक तरह से अरेंज किया जाता है ना, वहाँ पर भारतीयों को बुलाया जाता है। वैसे ये कार्यक्रम भी अरेंज किया गया है। तो राहुल गांधी वहाँ पर कांग्रेस के एजेंडे को पिच करने जा रहे हैं, तो जाहिर तौर पर राहुल गांधी वही बात बोलेंगे जो वो यहाँ बोलते हैं। राहुल गांधी वहां जाकर कोई सरकार का लिखा हुआ एजेंडा थोड़ी पढ़ने गए, इसीलिए राहुल गांधी यहां भी बोलते रहे। और केवल राहुल गांधी की बात नहीं, विपक्ष का जो कोई भी नेता हो, आप पूरे चुनाव में वो चुनाव आयोग को लेकर सवाल पूछता रहा, तो राहुल गांधी ने एग्जैक्टली वही बात यहाँ पर दोहराई। तो राहुल गांधी ने एग्जैक्टली क्या कहा अंग्रेजी में, वो मैं आगे आपको सुनाऊंगी। लेकिन बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि राहुल गांधी ने देखिए चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करे। राहुल गांधी ने एक बार भी ये नहीं कहा कि चुनाव आयोग ने वोटों की गिनती में कोई गड़बड़ कर दी, या चुनाव आयोग ने ईवीएम में कोई गलती कर दी, ऐसा कुछ नहीं कहा। राहुल गांधी ने ये कहा कि फेयर इलेक्शन होते, अगर बीजेपी को जो माइलेज दी गई वो ना मिलती तो बीजेपी की इतनी सीटें ना आती। अब वो माइलेज कौन सी थी, राहुल गांधी ने गिनाए कि बीच चुनाव में हमारे अकाउंट फ्रीज कर दिए गए। और ये तो बात सही है ना दोस्तों, कि बीच चुनाव में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा कि हमारे अकाउंट फ्रीज हो गए, हम कैसे काम करें। बाद में उनके अकाउंट खोले गए, लेकिन बीच चुनाव में देश के सबसे बड़े विपक्षी दल के अकाउंट फ्रीज हो जाना, ये तो सच्चाई है ना दोस्तों, कि ये तो हुआ था, और राहुल गांधी ने वही बात बोली। एंड रियली आई डोंट थिंक द बीजेपी in a fair election they were nowhere near 240 seats. No way. I mean, I'd be surprised if they had a financial
huge financial advantage. They had locked our bank accounts for one, but huge war chest. The election commission was doing what they wanted. I mean, the entire campaign was structured so Mr. Modi could, do his thing across the country. States where they were weak were designed differently than states where they were strong. So I don't view it as a free election at all. I view it as a rather controlled election. हालांकि राहुल गांधी ने यहाँ पर यह भी कहा कि मेरा एनालिसिस कहता है कि बीच चुनाव में ही नरेंद्र मोदी की ये बात समझ में आ गई थी कि उनके हाथ से चुनाव निकल रहा है, इसीलिए वो जिस तरह की बयानबाजी करने लगे थे, हम समझ गए थे कि वो समझ गए हैं कि चुनाव उनके हाथ से निकल गया, मतलब वो चुनाव में मजबूत पोजीशन में नहीं है। और जिस वक्त उन्होंने ये कहा कि वो परमात्मा के विशेष दूत हैं, जो कि मोदी जी ने कहा था, मोदी जी ने रूपिका लियाकत के इंटरव्यू में कहा था ना कि वो नॉन बायोलॉजिकल है और परमात्मा से उनको विशेष आदेश मिलता है, और जब तक परमात्मा का वो विशेष आदेश है तब तक वो काम करते रहेंगे। और ये बात यहाँ पर उन्होंने फिर जिक्र किया, और बात भी सही है, मोदी जी की उस बात को लेकर काफ़ी किरकिरी भी हुई है। गंभीर बात यह है दोस्तों कि मोदी जी ने इतनी महत्वपूर्ण बात बोली, लेकिन चुनाव के बाद से उस पर कोई टिप्पणी नहीं करता। बीजेपी वाले बताते ही नहीं कि क्या मोदी जी अभी भी अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल मानते हैं कि नहीं मानते हैं। तो राहुल गांधी ने इस बात का यहाँ पर सीरियसली जिक्र किया, मजाक में नहीं किया, सीरियसली किया कि जब मोदी जी ने ये बात बोली कि परमात्मा से मुझे विशेष आदेश मिलता है, तो ही हम समझ गए थे कि चुनाव इनके हाथ से निकल गया है। लेकिन बड़ी बात यह है दोस्तों कि राहुल गांधी मजबूती से जो देश में बात बोल रहे हैं वही विदेश में बोल रहे हैं। और क्या यही बात बीजेपी और आरएसएस को परेशान कर रही है कि राहुल गांधी को देश विरोधी घोषित किया जा रहा है? इलेक्शन कमीशन को लेकर राहुल गांधी ने क्या बोला, आपको सुनना चाहिए। My analysis is different. Okay. My sense halfway through the campaign was that Modi didn't think he was getting anywhere near 300, 400 seats. And I think early on he realized that this thing's going wrong, right? And we were getting inputs from the regular sources, some of the intelligence agencies we were getting some of that information. It was pretty clear that they were in trouble. And so there was this internal thing going on in the Prime Minister that I could see. And psychologically, that how is this now happening? Because he's a person, as you know, he was in Gujarat many years, never faced political adversity, then Prime Minister of India, and suddenly this idea started to crack. And we knew when he said that, I speak directly to God, we knew that there had been that we had actually blown him apart, right? And that the psychology had gone. And so people think that, well, this was the Prime Minister sort of saying that, look, I am special, I'm unique, and I talk to God. But that's not how we saw it. Internally, we saw it as a psychological collapse that, what's happened here? How is this thing not working? And it's not just the Prime Minister, it's deeper than that. So what has happened in India, and you'll see it, is that the coalition that brought Mr. Modi to power has collapsed. It's broken right down the middle, right? So you'll see in these elections that they will struggle. They will struggle, yeah. Because the basic idea that Mr. Modi is running a government for the people of India is gone. Now the idea has been replaced. 2-3 ideas have replaced it. Number one, that there is a huge nexus between the government and 2 or 3 really large businesses. 2, that the lower castes, particularly the OBCs and the Dalits, have been taken for a ride. And this is a very strong, right across the board. And I mean, we poll it, we can see it. You promised during the campaign a caste census so that you could then update the share of public sector jobs. Well, you could expand the share of public sector jobs reserved for lower castes. See, there's the elephant in the room, right? Is when we talk about capture of institutions, when we talk about businesses, when we talk about the media, the elephant in the room is that
90% of India, OBCs, Dalits, Adivasis, they don't play the game. They're not even in the game, right? And that's really the elephant in the room. So the caste census is a simple exercise. And actually, it's more than the caste census. Caste census is one of three ideas. It's a simple exercise to say, okay, we've been, we got independence 1947. We've been going for a while now. Let's see how have the lower castes, backward castes, Dalits, how have they integrated into this system? What is it actually that they're participating in? And frankly, we've got the data. We've done our homework, we've got the data.